हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम 11वीं की फिजिक्स में द्विविमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट की गणितीय विवेचना संबंधी विचार आपसे साझा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो गए होंगे कलम और अपना रफ उठा करके। और इसके पहले की बात अगर आपको सीखनी है, मतलब एक विमीय संघट की बात करें तो उसमें भी पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट हमने पढ़ा है। एक विमीय की बात करें तो उसमें अप्रत्यास्थ संघट हमने पढ़ा है। उसमें भी तमाम प्रश्नों के स्वरूप में कैसे आते हैं, और उसको अगर आपको देखना है तो फट से अपन क्या करिए कि द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ताकि आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़े और आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस लगातार प्राप्त होते रहें। चलिए अब आगे चलते हैं। कैसे हम 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। पहले तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कैसे परीक्षा में आता है। ये डायरेक्ट आपके सामने हिट होता है कि द्विविमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए। या कभी कभी एग्जामिनर मान लीजिए आपसे दूसरा तरीका अपनाता है पूछने का, तो वो ये होता है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट को आपके सामने वो रख देता है कि मतलब रेखीय संवेग संरक्षण और गतिज ऊर्जा संरक्षण को द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट के लिए डिराइव करिए, इस टाइप का। तो और ही सरल हो जाता है। मतलब आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्नकर्ता प्रश्न को आपके सामने चाहे जिस हैसियत से रखे, जिस तरह से रखे, आपको कुछ भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे ये सब समझ जाएंगे। द्विविमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट क्या है, सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रत्यास्थ संघट, मैं फिर कहूँगा कि प्रत्यास्थ संघट कैसे डिफाइन होता है, इसको देखने के लिए अपने पूर्व वीडियो देख लीजिए। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि ऐसा संघट, ऐसी अन्योन्य क्रिया वस्तुओं के मध्य जिसमें गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं। मतलब संघट के पूर्व जो कुल रेखीय संवेग है वो संघट के पश्चात कुल रेखीय संवेग के ठीक बराबर होता है। इस तरह से संघट के पहले जो निकाय की कुल गतिज ऊर्जा होती है, संघट के पश्चात निकाय की कुल गतिज ऊर्जा के ठीक बराबर होती है। इस तरह से जब हम कहते हैं तो उसे हम कहते हैं ये संघट प्रत्यास्थ है। आज हम द्विविमीय बात कर रहे हैं। द्विविमीय का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है, वो एक्स एक्सिस में भी उसका मोशन होता है, वाई एक्सिस में भी उसका मोशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। यहाँ चित्र में भी आपको ये चीज क्लियर है। लेकिन परिभाषा देनी है तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन शेयर करूं। आपको इसकी परिभाषा देने के लिए क्या करना है कि ऐसा संघट जिसमें दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया होने के पश्चात उनकी गति द्विविमीय हो जाती है, लेकिन संघट के कारण रेखीय संवेग और कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। तो इस तरह का संघट द्विविमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। अब गणितीय विवेचना करना है, तो गणितीय विवेचना के लिए अपन सबसे पहले चित्र बना देते हैं। चित्र में ही बच्चों समझा देते हैं कि कैसे दो वस्तुएं हैं, इनके मॉसेस अलग अलग हैं, इनके वेलोसिटीज अलग अलग हैं, अमाउंट हैं और डायरेक्शन एक ही है। फिर जब इनमें कॉलिजन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, संघट की क्रिया होती है, तो कैसे टकराने के पश्चात वस्तुएं अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। मैं थोड़ा सा चित्र की ओर आपका ध्यान ले चलता हूँ। चित्र में आप दृष्टि डालिए तो इसमें देखिए ए और बी दो पार्टिकल आपको दिखना चाहिए, और इसमें ए जो है m1 मास की है। बिफोर कोलाइजन इट हैज वेलोसिटी u1 इन x डायरेक्शन। इट इज क्लियर। और ठीक इसी तरह से थोड़ी सी दूर पर ये B हमने एक दूसरा पार्टिकल लिया हुआ है, तो इस पार्टिकल का जो मास है वो m2 है। वो बिफोर कॉलिजन x एक्सिस के रिस्पेक्ट ही, x दिशा में ही वो u2 वेलोसिटी से इन मोशन है। बच्चों जब इन दोनों के बीच कॉलिजन होता है, इंटरेक्शन होता है, तब जो है ये A, अगर हम कहें कि A जो है x दिशा में न चलकर वह x दिशा के सापेक्ष धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाकर चलती है, और उसका जो वेलोसिटी अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो v1 हो जाता है। ठीक इसी तरह से बच्चों हमने ये भी माना है कि आफ्टर कोलिजन ये दूसरी जो वस्तु है B,
ये दूसरी जो वस्तु b है वो भी v2 अमाउंट की वेलोसिटी फॉर्म कर लेती है और उसका जो डायरेक्शन है वो x अक्ष से θ2 एंगल पर है, लेकिन वो क्या है, निगेटिव साइड ऑफ दी v2। यहाँ ये बगल से ट्रैक्टर गुजर रहा है तो उसका साउंड है उसको अपन को अवॉइड करना है। सड़क के किनारे अपना घर है तो थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग हो जाती है, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। ये देखिए, ये x अक्ष से ऋणात्मक दिशा में θ2 कोण बनाते हुए दूसरी जो वस्तु है वो जो है v2 वेलोसिटी गेन करती है। अब इस तरह से जब फिगर क्लियर हो गया कि उनके मॉसेस क्या हैं, m1 m2 हैं, बिफोर कोलिजन उनके वेलोसिटीज हैं वो u1 u2 हैं, और आफ्टर कोलिजन जो है उनके जो वेलोसिटी अमाउंट है v1 v2 हैं। एक जो है x से पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाते हुए चलती है, दूसरी जो है x एक्सिस के रिस्पेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में θ2 कोण बनाकर v2 वेलोसिटी से इन मोशन होती है। तो उसका एक अर्थ हो जाता है, वो अर्थ ये हो जाता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो भाई लीनियर मोमेंटम को जब हम डिफाइन कर चुके हैं, लीनियर मोमेंटम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम जानते हैं, तो इसका स्वरूप अपने आप आ जाता है। मतलब अगर हम अब बात करें कि जो बिफोर कोलिजन है टोटल लीनियर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे, आफ्टर कोलिजन कैसे ये सब प्राप्त करेंगे, आइए इस पर सिस्टमेटिक अपन बात करते हैं। अब चित्र आपने जब देख लिया तो माना जाना लिखने में भी मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होती है तो आप सुनते जाइए, लिखते जाइए, एक बार पहले पूरा सुन लीजिए और फिर आप इसकी नोट्स बना लीजिए। गणितीय योजना इस तरह से लिखती है, माना कि A और B दो वस्तुएं हैं, A का द्रव्यमान m1 है और संघट्ट के पूर्व u1 वेग से x दिशा में गतिशील है। ठीक इसी प्रकार B दूसरी वस्तु है जो m द्रव्यमान की है, संघट्ट के पूर्व x दिशा में यह u2 वेग से गतिशील है। जब दोनों वस्तुओं में संघट्ट होता है तो A जो है x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाते हुए v1 वेग से चलने लगती है और ठीक इसी प्रकार वस्तु B x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में θ2 कोण बनाते हुए v2 वेग से चलने लगती है। तब संघट्ट के पूर्व निकाय का कुल जो रेखीय संवेग होगा उसको भी अपन, चूंकि द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट की बात कर रहे हैं ना भाई, तो यहां हम संघट्ट के पूर्व ही दोनों डायमेंशन में दोनों ही चीजें ज्ञात करेंगे। आइए कैसे, संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग की अगर बात करें तो x दिशा में भी हम ज्ञात करेंगे। x दिशा में पहली वस्तु का रेखीय संवेग m1 × u1 हो जाएगा, दूसरी का m2 × u2 हो जाएगा, यानी x दिशा में संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। y दिशा में अब आप जब कह रहे हैं कि x दिशा में वस्तुएं गतिशील हैं A और B दोनों, तो y दिशा में रेखीय संवेग का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर प्रश्न पूछता है तो मतलब टोटल अमाउंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इन y एक्सिस या y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसी तरह से संघट्ट के पश्चात भी कुल रेखीय संवेग ज्ञात कर ले। भाई पश्चात भी ज्ञात कर लें, पूर्व ज्ञात कर लेंगे, फिर कंजर्वेशन लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि बिफोर कोलिजन इज जस्ट इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन कुल जो रेखीय संवेग होगा उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए, x दिशा में जब ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा m1 × v1 cos ऑफ थीटा। आप चित्र में बकायदे देख सकते हैं कि x अक्ष के अनुदिश जो वेग का घटक होगा वो v1 cos θ1 हो जाता है, और इसी तरह से जो दूसरी वस्तु का x अक्ष के अनुदिश जो वेग का घटक है वो v2 cos θ2 हो जाता है। यहां एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वो ये कि देखिए यहां v1 cos θ1 को हमने पॉजिटिव लिया है और यहां भी v2 cos θ2 को हमने पॉजिटिव लिया है। क्योंकि x एक्सिस के रिस्पेक्ट इनकी डायरेक्शन जो है सेम रहती हैं, क्योंकि ये x अक्ष से धनात्मक दिशा में है, ये x अक्ष से ऋणात्मक दिशा में है, इसीलिए मैं दोनों कंपोनेंट भी आपको फिगर में बना दिया हूं। तो ये देखिए x एक्सिस में भी ये
1 का भी यानी a का भी कंपोनेंट प्लस आ रहा है और b का भी x कंपोनेंट प्लस आ रहा है। तो इस तरह से जो x डायरेक्शन में टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया वो आ जाता है m1v1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2 cos ऑफ थीटा 2। लेकिन जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे वो देखिए y दिशा में जो कुल रेखीय संवेग होगा संघट्ट के पश्चात वो m1v1 sin थीटा, ये इस दिशा में आप देख रहे हैं ये v1 sin थीटा 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसका ये जस्ट अपोजिट होगा, तो इसको अगर सकारात्मक यानी प्लस सिग्नल लेते हैं तो इसको हमें क्या ले लेना चाहिए, माइनस ले लेना चाहिए, वेरी सिंपल। तो इस तरह से m1v1 sin थीटा 1 माइनस m2v2 sin थीटा 2 ये y डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, अब तो बहुत ही सरल है। अब आपको क्या करना है, रेखीय संवेग का संरक्षण लगा लेना है और आप लिखते क्या है, अतः पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा से, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा से रेखीय संवेग संरक्षण के लिए, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए उसका अर्थ क्या है, संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग, पूर्व कुल रेखीय संवेग और संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग। तो इस तरह से संघट्ट के पहले कुल रेखीय संवेग यहां भी अपन बच्चों x डायरेक्शन के लिए अलग लगाएंगे और y डायरेक्शन के लिए अलग लगाएंगे। x डायरेक्शन में देखिए संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग कितना है, m1u1 प्लस m2u2 और संघट्ट के पश्चात x दिशा में कितना है, m1v1 cos थीटा 1, m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2। इस तरह से बच्चों ये x दिशा में रेखीय संवेग संरक्षण का ये नियम कहता है, इसको अपन पहला समीकरण मान सकते हैं। अब इसी तरह से y दिशा में ये क्या हो गया, x दिशा में रेखीय संवेग संरक्षण हो गया। अब अगर कहें y दिशा में एवं y दिशा में रेखीय संवेग संरक्षण, तो आप देखिए संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग और संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग। तो संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग कितना भैया, संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग y दिशा में 0 है और संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात y दिशा में कुल रेखीय संवेग कितना है, m1v1 sin थीटा 1 और माइनस m2v2 sin थीटा 2। ये मतलब रेखीय संवेग संरक्षण हुई, संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग और संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग। आपने x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम लगा दिया, वो आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, संघट्ट का y दिशा में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसमें देखिए 0 है, तो इससे क्या हो जाएगा, m1v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2v2 sin थीटा 2। तो इसको अपन दूसरा कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए 2D में इलास्टिक कोलिजन का ये फार्मूला डेरिवेशन होता है। ठीक इसी तरह अपन ज्ञात करेंगे काय के लिए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब आप इसको पुनः करके लिख दीजिए, पुनः क्या, अब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको संघट्ट के पहले कुल गतिज ऊर्जा निकालनी होगी। तो निकाल लीजिए, संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो फिर कहूंगा पुराना वीडियो देख लीजिए, गतिज ऊर्जा क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए, गतिज ऊर्जा का रेखीय संवेग से क्या संबंध है। इस तरह का भी क्वेश्चन इस यूनिट में आया करता है और इस क्वेश्चन को अपन बकायदे डिराइव कर चुके हैं, उसके पुराने वीडियोस देख लीजिए। अभी मैं इसका जब ये आज मेरी यूनिट कंप्लीट होती है तो इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस आपको एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। तो जब आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो इस यूनिट के सारे क्वेश्चन एक साथ आपको मिल जाएंगे। लेकिन कब,
जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। इसलिए समझ गए होंगे आपको चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। अब आप गतिज ऊर्जा का संरक्षण निकाल रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा क्या करेंगे, संघट्ट के पूर्व पहले निकाय की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो पहले की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा हो जाती है। इसी प्रकार संघट्ट के पश्चात निकाय की कुल गतिज ऊर्जा निकालेंगे। संघट्ट के पश्चात निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, अब वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये अब यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, और दिमाग लगाएंगे कैसे, जब दिमाग होगा भैया तब ना लगाएंगे, मैं दे रहा हूं दिमाग, आप चिंता मत करिए। देखिए जब हम v1 v2 की बात कर रहे हैं तो चित्र में देखिए तमाम जगह कहीं इधर v1 जा रहा है, कहीं उधर v1 जा रहा है। v2 में भी देखिए कहीं साइन थीटा सर लिख रहे हैं, कहीं कॉस थीटा लिख रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो सर कुछ नहीं लिखते हैं, उसका रीजन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल इसमें समझा रहा हूं। देखिए हमारी ये गणित है, इसको अभी थोड़ा सा साइलेंट मोड में डाल दीजिए, कैसे काइनेटिक एनर्जी को कंजर्वेशन एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। मैं पहले इसको समझा दूं कि ये कैसे 1/2 m1 v1 स्क्वायर ही लिख देते हो सही रहता है, और 1/2 m2 v2 स्क्वायर लिख देते हैं सही रहता है। और वास्तव में इसमें भी हमको x एक्सिस, चूंकि ये तो पूर्व की गतिज ऊर्जा है तो इसमें x y एक्सिस का सवाल नहीं होता, इसमें आपके दिमाग में थोड़ा सा टक्कर आनी चाहिए, संघट्ट होना चाहिए, कॉलिजन होना चाहिए कि सर इसमें तो आप x एक्सिस y एक्सिस कर रहे थे संवेग के लिए, इसमें भूल तो नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं भूल नहीं रहा हूं। देखिए x एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये 1/2 m1, अब x एक्सिस के रिस्पेक्टिव v1 का क्या होता है, v1 cos थीटा 1 और स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी का अगर हम दूसरा y एक्सिस का लेंगे तो 1/2 m1 और v1 साइन थीटा, अब 1 के लिए ये साइन थीटा प्लस में लेते हैं तो इसका स्क्वायर। अब देखिए ये पहले की कुल गतिज ऊर्जा अगर निकालें हम, पहले की कुल गतिज ऊर्जा यानी x एक्सिस में और प्लस y एक्सिस में, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 m1 कॉमन ले लीजिए और ये जाएगा v1 स्क्वायर भी, ठीक, v1 स्क्वायर भी कॉमन हो गया, इसमें से होगा cos स्क्वायर थीटा 1 और इसमें से होगा sin स्क्वायर थीटा 1, ऐसे आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा 1 और प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो मिला मतलब संघट्ट के पश्चात जब निकाय की कुल गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो बाकायदे आप क्या समझते हैं कि x एक्सिस में कुल गतिज ऊर्जा और प्लस y एक्सिस में कुल गतिज ऊर्जा। तो मैंने पहले पार्टिकल के लिए यानी A के लिए v1 के लिए x एक्सिस में कुल गतिज ऊर्जा आफ्टर कोलिजन और दूसरे ये y एक्सिस में पहले कण के लिए ही कुल गतिज ऊर्जा, तो इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो वो कितना आता है 1/2 m1 v1 स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आएंगे तो इसमें आपको cos थीटा या आपको दिया रहेगा कि इसका x कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना है, तब आपको इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसको अलग से मैथमेटिकली आपको क्लियर किया। अब आपको यहां जो लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन आता है तो सीधे आपका 4 नंबर का आएगा, तो इसमें इतना लंबी लगाने की जरूरत नहीं है। आपने x एक्सिस y एक्सिस में चूंकि उसमें स्क्वायर नहीं होता
तो वो एक्स कंपोनेंट अलग और वाई कंपोनेंट अलग लिखना पड़ता है। यहाँ आप इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और इसका रीजन है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले अपन कर लें अतः परिभाषा से, या अतः गतिज ऊर्जा संरक्षण के लिए, गतिज ऊर्जा संरक्षण के लिए, गतिज ऊर्जा संरक्षण के लिए। इसका अर्थ क्या है कि संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा और संघट्ट के पश्चात निकाय की कुल गतिज ऊर्जा। तो संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा कितनी है? 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। जैसा हमने वन डायमेंशन के लिए किया था, ये ठीक उसी तरह से टू डायमेंशन के लिए भी आता है। अगर कहीं आ जाए कि दिखाइए कि टू डायमेंशनल में जो कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है जस्ट सेम टू वन डायमेंशन, तो इसका यही अर्थ है। मतलब आप 1/2 दोनों तरफ से क्लियर कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, तो बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इसको और एक स्वरूप में हम लिखे थे वन डायमेंशन में, वो भी लिख सकते हैं कि m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर और माइनस u2 स्क्वायर। इसको भी एक समीकरण मान सकते हैं। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन 2D कोलिजन, है ना, 2D इलास्टिक कोलिजन ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों कार्य ऊर्जा और शक्ति में संघट्ट के 3 प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ना है। कौन कौन से? एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट, एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ या सम्मुख संघट्ट, और दूसरा द्विविमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। ये इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में आना ही आना है। यानी एनुअल में अगर 5 नंबर आपको लेना है तो इन तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, नहीं रटते हैं तो चुटका जरूर बना लीजिए, ठीक? क्योंकि चुटका आपके सामने वीडियो के रूप में है, नकल मत करना, देख के लिखना, राइट? तो इस तरह से बच्चों ये द्विविमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट पर गणितीय विश्लेषण आगे मिलते रहने के लिए बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।